ये घटना 1986 में घटी जब एक कपल एक घर के अंदर घुसता है। वहां पर उस घर को सारी ही तरफ से देख लेने के बाद, एक स्पेसिफिक जगह देख लेने के बाद उन्हें हंसी आने लगती है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को देखकर वो लोग नॉर्मली हंस रहे हैं वो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये घटना 1986 की है जब फ्लोरिडा में एक कपल लोइस और रिचर्ड वहां पर उनके शहर में जो उनके घर के सबसे पास एक प्रॉपर्टी एजेंट था मार्गरेट, उसके पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर बताया कि हमें एक ऐसे घर की जरूरत है जहां पर कि हम लोग अपनी छुट्टियां जाकर मना सकें और वहां पर सारी ही सुविधाएं उसमें मौजूद हो, जैसे कि समंदर का कोई किनारा हो या फिर वो घर किसी झील के किनारे हो जहां पर बैठकर हम लोग आराम से फिशिंग कर पाएं। और इसके अलावा वहां पर गार्डन होना चाहिए, काफी सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, जिसके चलते हम लोग अपने आप को ये फील कर पाए कि हम लोग पूरे तरीके से नेचर की गोद में इस टाइम बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो घर आप हमें दिलवाने वाले हो वहां पर काफी सारे कमरे भी होने चाहिए, ताकि हम लोग अगर पूरी फैमिली वहां पर चली जाए तो किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत वहां पर ना आए। ये सारी ही बातें सुनकर एजेंट इस बात के लिए राजी हो जाता है कि हाँ, मेरे पास काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद हैं। लेकिन इसी टाइम उस कपल ने ये बात कही कि हमारा थोड़ा बजट भी टाइट है, तो थोड़ा इस तरह का आप घर हमारे लिए देख दीजिए जो कि सही से पैसों में हो और वहां पर सारी ही सुविधाएं हमें मिल जाएं। तो एजेंट इस बात के लिए भी राजी हो जाता है और वो सारे ही मिलकर एक घर में जा भी पहुंचते हैं जहां पर कि इस घर का मालिक पहले रहा करता था। वो भी यूं ही इसी तरह से छुट्टियां मनाने के लिए इस घर में आया करता था। हर महीने हर हफ्ते वो यहाँ पर आता रहा करता था। ये सारी ही बातें इस टाइम मार्गरेट इस कपल को बता रहा था और यूं ही बताते बताते वो उस घर में उन्हें ले भी जाता है। वहां पर पहुंचकर उसने एक घर की तरफ इशारा किया और ये कपल काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास में जितने भी घर मौजूद थे वो देखने में सच में ही काफी ज्यादा शानदार थे। लेकिन जब वो लोग इस घर के पास पहुंचते हैं जो कि आज के टाइम में ये एजेंट इन्हें दिलवाने वाला था, तो ये इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि हम लोग ज्यादा पैसे भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये घर अंदर से अच्छा हो। तो यही बातें सोचते सोचते वो लोग घर के पास जा पहुंचते हैं। एजेंट ने दरवाजा खोला और वो तीनों ही घर के अंदर जा घुसते हैं। वहां पर जाकर एजेंट जितनी भी खिड़कियां मौजूद थी, खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगे हुए थे, उन सारे ही पर्दों को हटाने लगता है और यूं ही पर्दे हटाते हुए वो इस कपल को ये घर दिखा रहा था। तो रिचर्ड को और उसकी वाइफ को ये घर अंदर से भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो अगर दीवारों की बात की जाए तो इससे पपड़ियां उतर रही थी। नीचे के अगर फर्श को देखा जाए तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। चारों तरफ के अगर फर्नीचर को देखा जाए तो ये बात लग रही थी कि इसे दोबारा से या तो सेट करवाना होगा या फिर रिपेयर करते टाइम हो सकता है इनमें से ज्यादातर फर्नीचर हमें घर से ही बाहर निकालना पड़े। तो यही बातें सोचते सोचते वो लोग घर के और ज्यादा अंदर घुस जाते हैं। पूरे ही घर को वो लोग देख चुके थे और उसके बाद वो लोग नीचे ही मौजूद एक ऐसे कमरे में जा पहुंचते हैं जहां पर कि रूम की एक स्पेसिफिक साइड वो लोग देखते हैं और वहां पर देख लेने के बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। पहले तो वो लोग एक दूसरे के कानों में कुछ एक बातें कहते हैं, उसके बाद दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और उसके बाद डीलर से यही बात कहते हैं कि हमें ये घर पसंद नहीं आया। डीलर अब काफी ज्यादा हैरान कि इन लोगों को बजट भी थोड़ा कम चाहिए, सारी ही सुविधाएं इन्हें चाहिए और इसके अलावा ये लोग पता नहीं मेरी क्या बुराई आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और जो भी हो, अगर इन्हें पसंद नहीं है तो मैं इन्हें और प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। आखिरकार ये लोग इस तरह से मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं। हाँ, इस घर की हालत थोड़ी खराब है, अगर ये लोग थोड़ा रेनोवेट इसे करवा लेते हैं तो एकदम चकाचक ये बन जाएगा और वैसे भी बजट इनका कम है तो इन्हें ही सोचना चाहिए। इसी तरह की बातें सोचते सोचते मार्गरेट इस कपल से कहता है कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो चलिए यहाँ से चलते हैं। और इसके बाद करीबन 2 दिनों बाद इस मकान का मालिक इस घर में आ पहुंचता है। उसने आकर यही बात सोची कि पता नहीं जो कोई भी यहाँ पर आता है इस घर को देख लेने के बाद यही कहता है कि उसे ये घर पसंद नहीं आया और वो यहाँ से चला जाता है। आखिरकार मैं भी तो देखूं कि इस घर के अंदर ऐसी क्या समस्या आ रही है। और यही बातें सोचते सोचते वो इस घर में आ पहुंचता है और मार्गरेट अपने उन कपल्स को लेकर जो कि यहाँ पर घर देखने के लिए आए थे, उन्हें किसी और घर को दिखाने के लिए लेकर चला जाता है।
यहाँ पर इस घर का मालिक आकर दरवाजा खोलता है। अंदर जाकर पूरे ही घर को जब उसने देख लिया तो उसे पता चलता है कि हालत काफी ज्यादा गंदी होती जा रही है घर की, इसे जल्द से जल्द इसे बेच देना चाहिए। पपड़ियां उतर चुकी हैं, नीचे से फर्श भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है, ऊपर की सीलिंग भी अब लटकने लगी है। तो इसे तुरंत जो कुछ भी इसे इसका करवाना है थोड़ा बहुत ठीक करवा के इसे बेच देना चाहिए। लेकिन यही सारी बातें जब वो वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था, इसी टाइम वो उस कमरे में भी जाता है जहां पर कि इससे पहले ये कपल आया था और वो लोग एक स्पेसिफिक जगह को देखकर हंसने लगते हैं। जैसे ही ये उस कमरे में घुसता है तो वहां पर घुसते ही इसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है और जैसे ही उसे वो गंदी बदबू आई उसके समझ में आने लगा कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाने पीने की चीज खराब हो गई हो या फिर कोई और चीज यहाँ पर खराब हो गई हो, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और इस गड़बड़ को देखने के लिए जब वो पूरे ही रूम को छान मारता है तो उसकी नजर उसी तरफ पड़ती है जहां पर कि उस कपल ने भी देखा था। और ये वाला मामला इसके लिए इतना नॉर्मल नहीं था जितना कि उस कपल के लिए था। और इस चीज को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उल्टे पांव भागकर अपने पड़ोसियों के यहाँ पर जाता है, जो कि इस घर के अलावा बाकी जो घर यहाँ पर बने हुए थे उनके यहाँ पर जाकर दरवाजा नॉक करता है और उन्हें जाकर यही बात कहता है कि उसे इमरजेंसी है, उन्हें पुलिस वालों के पास कॉल करना है, बस आप अपना मोबाइल मुझे यूज करने के लिए दे दीजिए। वो घर के अंदर जाता है, उनका फोन यूज करता है और पुलिस वालों को इमीडिएटली वहां पर बुला लेता है। पुलिस वाले वहां पर आकर इस पूरे ही घर को छान मारते हैं और उन लोगों को एक खास चीज मिलती है। और ये सारी ही घटना जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज से करीबन 4 दिन पहले शुरू होती है। 2 दिन पहले ये कपल यहाँ पर इस घर को देखने के लिए आया था और उससे 2 दिन पहले ये घटना शायद यहाँ पर घटी होगी। और वो घटना ये थी कि आज से 4 दिन पहले करीबन 26 मई को एक 28 साल का लड़का थॉमस लोपेज लुइस यहाँ पर घूम रहा था। वो यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसने अंदाजा यही लगाया था कि अगर वो काम के लिए निकल पड़ता है, यहाँ पर किसी ने उसे काम दे दिया तो वो उसे पैसे भी देगा और अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसके खाने पीने की समस्या दूर हो जाएगी और उसके बाद वो अपने घर पर जाकर आराम से वापस सो जाएगा। लेकिन पूरा ही दिन यहाँ पर 26 मई को जब वो घूम चुका था तो उसको किसी ने भी काम नहीं दिया। अब उसके पास पैसे नहीं थे, भूख उसे हद से ज्यादा लग चुकी थी, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो यहाँ पर इतने सारे घर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा घर भी मौजूद होगा जिसके अंदर की आज के टाइम में कोई भी नहीं रह रहा होगा। तो वो वहां पर जाएगा, वहां से जो कीमती चीजें हैं उन्हें चुरा लेगा और उसके बाद मार्केट में जाकर उन्हें बेच देगा, जिससे उसे कुछ एक पैसे तो मिल ही जाएंगे। यही सारी प्लानिंग बना के वो अलग अलग घरों में घुसने लगता है। सारे ही घरों में इस टाइम सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे घर ऐसे भी मौजूद थे जिनके अंदर की इस टाइम भी लोग रह रहे थे। तो वो चुपचाप उन घरों के पास से निकल जाता और इसी तरह तलाश करते करते वो इस घर में आ पहुंचता है जहां पर कि आज के टाइम में इस व्यक्ति ने एक खोजबीन करी थी और इससे पहले एक कपल इस घर को खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर आते ही पूरे ही घर को इसने छान मारा था और ये चीज देखी कि ये घर शायद पिछले काफी दिनों से किसी ने भी यूज नहीं किया है। अब ये पूरे तरीके से अबेंडेंट पड़ चुका है, यहाँ पर शायद कोई रहता ही नहीं होगा। हो सकता है उसे भी पता था कि यहाँ पर छुट्टियों में लोग आते हैं, तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया होगा। और टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई नहीं है, अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, तो क्यों न वो यहीं पर रहना शुरू कर दे। इसके अंदर जो कुछ भी खाने पीने का उसे मिलेगा वो उसे खा लेगा। इसके अलावा अगर कोई महंगी चीज उसके हाथ लग जाती है तो वो उसे चुरा लेगा, बाजार में जाकर बेच देगा और पैसे का भी प्रबंध उसका हो जाएगा। और इसी तरह की प्लानिंग बनाते बनाते वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इस घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो सच में ही काफी ज्यादा तगड़ा था। वो दरवाजे तोड़कर अंदर नहीं घुस पाया। इसके अलावा खिड़कियों का कांच तोड़कर उसने ये बात सोची थी कि खिड़की से वो अंदर चला जाएगा, लेकिन उसने कांच तो तोड़ दिया लेकिन उसके आगे भी ग्रिल लगी हुई थी, तो वो आगे नहीं जा पाया। उस ग्रिल को भी वो नहीं उखाड़ पाया, जिसके चलते अब उसके दिमाग में अलग अलग आइडिया आने लगे
है कि आखिरकार वो इस घर के अंदर कैसे घुस सकता है। और इसी बीच उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो ज्यादा मोटा नहीं है, काफी ज्यादा पतला है, उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, तो क्यों न वो चिमनी के रास्ते इस घर में घुस जाए। उसके बाद अंदर जाकर तो वो अंदर से दरवाजा खोल ही लेगा। ये बात सोचकर वो चिमनी काफी ज्यादा चौड़ी थी, वो उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो घुसकर नीचे की तरफ जाने लगता है, वो चिमनी पतली होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरे तरीके से फंस चुका था, उसके हाथ ऊपर की तरफ थे, उसका पूरा का पूरा शरीर अब सीधा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं पहुंचा था। करीबन वो ग्राउंड फ्लोर से अभी भी 1 फुट ऊपर था। तो उसने यही बात सोची कि अगर वो जैसे तैसे कर अपने आप को घुमाते घुमाते अगर नीचे पहुंच जाता है, तो उसके बाद तो उसे यहाँ पर खाना है, पीना है, इस घर के मालिक तो यहाँ पर रहते नहीं, उसके बाद इसकी मौज ही मौज है। तो वो इसी तरह से अपने दोनों ही हाथ ऊपर करके अपने आप को इस तरह से घुमाते हुए नीचे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसके पैर करीबन नीचे उस चिमनी के आर पार पहुंचने ही वाले थे, वो काफी ज्यादा टाइट महसूस करने लगता है। अब वो इस बात को समझ चुका था कि उसकी छाती काफी ज्यादा चौड़ी है, पैर काफी ज्यादा पतले हैं। यही कारण है कि उसके पैर तो चिमनी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी उसकी छाती और उसका बाकी शरीर ऊपर ही चिमनी में अटका हुआ है। थोड़ी ही देर तक तो वो इसी तरह से ट्राई करता है, लेकिन अभी भी वो नीचे नहीं पहुंच पाता। और आखिर में उसने यही डिसाइड किया कि अब उसे वापस ऊपर ही जाना होगा। लेकिन ऊपर के अगर जाने के हालातों को अगर देखा जाए, तो उसके दोनों ही हाथ बिल्कुल ऊपर जा चुके थे और वो चिमनी बिल्कुल सीधी थी। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट उस चिमनी में मौजूद नहीं था कि जिसे पकड़कर वो इस तरह से पकड़कर ऊपर की तरफ जा सके, जबकि वो अंदर से बिल्कुल प्लेन थी। तो अब लोपेज को थोड़ी घबराहट होने लगती है। उसे समझ नहीं आया कि वो इस चिमनी के अंदर फंस तो गया है, नीचे की तरफ वो पहुंचने ही वाला है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो वो जा ही नहीं सकता। नीचे वो पहुंचने तो वाला था, लेकिन इस टाइम उसकी आधी बॉडी यूं ही फंसी हुई है, तो वो नीचे तो जा नहीं सकता। ऊपर जाने की वो ट्राई कर चुका है, ऊपर भी वो नहीं जा सकता। तो आखिरी ट्राई उसे नीचे जाने का ही करना चाहिए, जिसके तौर पर वो अपने आप को थोड़ा घुमाते हुए नीचे ही जाने लगता है। लेकिन आखिरी एंड तक जब उसके पैर उस चिमनी से करीबन इतने बाहर निकल चुके थे, वो पूरे तरीके से फंस चुका था। और अब वो जब जब सांस लेता, अपने अंदर वो सांस लेता, तो उसका पेट फूलने लगता। और पेट फूल नहीं सकता था क्योंकि वो पूरे तरीके से चिमनी में फंसा हुआ था। और जैसे ही वो अपने पेट की हवा बाहर की तरफ छोड़ता, तो वो चिमनी में थोड़ा और नीचे सरक जाता। अब उसे घबराहट होने लगी थी कि अब वो सांस छोड़ तो सकता है, लेकिन वापस ले नहीं सकता, और बिना सांस लिए तो वो मर जाएगा। और इसी तरह से अपने आप को बचाते बचाते वो थोड़ा ऊपर उकसने लगता है। नीचे उसके पैर रखे नहीं गए थे, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। और अब उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो इस चिमनी में पूरे तरीके से फंस चुका है। वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर उसके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, ये काफी ज्यादा ऊपर रह गया है इसके टॉप वाला हिस्सा। और वो नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि नीचे से वो चिमनी काफी ज्यादा पतली है। और इस घटना के करीबन 2 दिनों बाद लोइस और रिचर्ड यहाँ पर इस घर को देखने के लिए आते हैं। इन्होंने पूरा ही घर देख लिया था। आपस में वो लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा हमारा होने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि ये घर हमारे लिए परफेक्ट है। और इसी तरह सोचते सोचते आपस में बातें करते करते जैसे ही वो लोग इस घर में घुसते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर चिमनी में 2 पैर लटके हुए हैं। इस चीज को देखकर उन लोगों की हंसी निकल जाती है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैर किसके होंगे। लेकिन उन लोगों के यहाँ हैलोवीन पर अलग अलग तरह की काफी सारी डेकोरेशन होती रहा करती थी, और उन लोगों ने इस तरह की डेकोरेशन पहली बार देखी थी कि चिमनी के अंदर किसी के पैरों को लटका दिया जाए, और आने वाला बंदा यही बात सोचेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा फंसा हुआ है। ये चीज देखकर वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे कि ये डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। जब हम लोग वापस अपने घर पर जाएंगे और अगली बार अपना हैलोवीन मनाएंगे, तो इसी तरह से कोई ना कोई टांगे वहां पर हम लोग लगा देंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर ये जो टांगे लगी हुई हैं, ये कोई हैलोवीन की डेकोरेशन नहीं है, जबकि एक चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ था। वो बाद में यहीं पर फंसा रह जाता है और उसकी टांगे यहाँ पर दिखाई उन्हें दे रही है। और जिस टाइम वो कपल लोपेज के पैरों को इस तरह से लटके हुए देखकर आपस में इसे देखकर हंस रहे थे, उस प्रॉपर्टी डीलर को ये बात लग रही थी कि ये लोग इस बात का मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि किस तरह के घर में ये हमें लेकर आ गया है। हमारा इतना भी ज्यादा बजट टाइट नहीं है कि हम लोग इस कबाड़
जुगाड़ को खरीदेंगे, जिसके चलते वो भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बस अपने आप को समझाते हुए इस कपल को यहाँ से लेकर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद इस घर का मालिक यहाँ पर आता है। उसने सारी ही चीज़ें जब देख ली तो पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले लोपेज को बाहर निकालकर जब उसे अपने साथ ले जाकर हॉस्पिटल में उसकी ऑटोप्सी करवाते हैं, तो लोपेज की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि लोपेज की मृत्यु यहाँ पर दम घुटने के कारण या फिर सांस की कमी से नहीं हुई, जबकि डिहाइड्रेशन से हुई थी। जिसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो चुकी थी और उसके कारण आखिर में उसकी मौत हो गई। और सांस घुटने के कारण अगर वो नहीं मरा, डिहाइड्रेशन के कारण मरा था, तो इसका साफ साफ मतलब यही था कि जब ये डीलर इस कपल को यहाँ पर घर दिखाने के लिए लेकर आया था तो उस टाइम तक 2 दिन जरूर बीत चुके थे, लेकिन लोपेज उस टाइम भी जिंदा था। हो सकता है लोपेज अगर अपनी टांगे हिला देता तो ये कपल उसके ऊपर हंसने की बजाय उसकी मदद करने में अपना टाइम लगाता। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर भी वहां पर था, ये कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ जरूर कर लेते जिससे कि उसे बाहर निकाल लेते। लेकिन वो कपल तो यही बात सोच रहा था कि ये एक हेलोवीन डेकोरेशन है जिसे कि वो लोग कुछ एक दिनों बाद अपने घर पर भी करने वाले थे। और कुछ इस तरह से लोपेज ने अपनी जान गंवा दी। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोपेज ने वो चिमनी के अंदर से घर में जाने का रास्ता बनाने की सोची थी वो कहाँ तक सही था? उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अपना कोई और रास्ता जाकर अपनाना था, कोई और शहर बदलना था, या फिर हो ये भी सकता है कि वो किसी न किसी खाने पीने की ग्रोसरी स्टोर की दुकान पर जाकर अपनी पूरी ही कंडीशन बता देता कि इस तरह से उसे हद से ज्यादा भूख लगी हुई है, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, बस उसे खाने के लिए वो खाना दे दे। और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर इस तरह से कोई बंदा जाकर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजें मांगे तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा? जब अर्जेंटीना के वेंजुले में एक महिला अपने घर पर बड़े ही अच्छे से अपना घर का काम कर रही थी। इस टाइम उसने कुछ एक देर पहले ही चाय पी थी जिसके कि बर्तन उठाकर वो सिंक में रखने के लिए जा रही थी, लेकिन जब तक वो किचन में पहुंच पाती उसके सीने में दर्द होने लगता है और उसे ये बात लगने लगती है कि हो सकता है उसे हार्ट अटैक आया हो, जिसके चलते वो भागकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है क्योंकि इस घर में तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जब तक वो सीढ़ियों तक पहुंच पाती उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे चक्कर आने लगे थे। सीढ़ियों के पास जस्ट वो पहुंची ही थी, उसे चक्कर आने लगे और वो वहां से गिर जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिरती गिरती ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। और उसके बाद उसे पता था कि अगर वो घर के अंदर रहती है तो उसे कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, तो वो घिसटती घिसटती घर से बाहर जाने लगती है। और घर के बाहर घूमने वाले लोगों ने उसे देख लिया। उसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो यही बात है कि एक महिला को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये भी है कि काफी सारे लोग आज भी इस केस को सॉल्व मानते हैं, काफी सारे ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इसे अनसुलझा मानते हैं। तो इस पूरी ही कहानी को सुनिए और उसके बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार आप इस केस का रिजल्ट कैसा मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 1930 से, जब अर्जेंटीना के कोरिएंटस में यिया मुरैनो का जन्म होता है। इसकी माँ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर ही बिताया करती थी, अपने बच्चों को पालने में और घर का छोटा मोटा और काम करने में। इसके पिता आर्मी में थे और वो ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था और मुरैनो बड़ी हो रही थी तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इसके पिता फौज से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं और उसके बाद तो इनकी पूरी ही फैमिली ओसायरस में जाकर रहने लगती है। मुरैनो इस शहर में आकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पर उसे खेलने के लिए या फिर और चीजें अगर देखी जाएं तो उनके इसके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद थे। यहाँ पर ये शहर विकसित हो चुका था, सारी चीजों की यहाँ पर सुविधाएं मौजूद थी और यहाँ पर अपनी जिंदगी का काफी सारा वो
टाइम बिताती है। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, तो उसके घर वालों ने इसकी शादी करने के बारे में सोचा और उसकी शादी वो लोग एक वकील एंटोनियो मोरेनी से कर देते हैं। अगले काफी दिनों तक वो बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी का टाइम बिताती है, क्योंकि इसके पति वकील थे और इसे पैसों की कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली थी। तो जितना भी इसे खर्चा वगैरह करना होता था, इसकी कुछ एक ऐसी दोस्त भी थी जो कि बिल्कुल इसी की तरह थी। उन्हें भी घर पर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ करता था। उनके भी पति काफी अच्छा पैसा कमाया करते थे। किसी का पति जॉब लगा हुआ था तो किसी का पति बिजनेस वगैरह कर रहा था। तो इसी तरह मुरैनो की काफी सारी लड़कियों के साथ दोस्ती हो जाती है और अगले काफी दिनों तक वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्तों ने ये चीज देखी कि मुरैनो हद से ज्यादा खर्चा करती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका पति जितना भी इसे पैसा देता है, ये उससे भी ज्यादा बढ़कर खर्चा किया करती थी। तो उसके दोस्तों ने उससे ये पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम जो ये इतना ज्यादा खर्चा करती हो, इसका राज क्या है। तो मुरैनो ने बताया कि मुझे पैसे कमाने का हैक मिल चुका है। अब मैं जितने भी चाहूं उतने पैसे मैं कमा सकती हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली। ये बात सुनकर उसकी सारी ही दोस्त इस चीज में इंटरेस्ट लेने लगती हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्या कर रही हो। अभी तक वो और उसकी सारी ही दोस्त लगभग 40 से 45 साल की हो चुकी थी और उसके बाद मुरैनो ने बताना शुरू किया कि मुझे काफी सारी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जिनके बारे में पता है और मैं वहां पर उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हूँ। वहां से मुझे काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट का आप लोग अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अगर मैं पैसे लगा देती हूँ तो 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर जितने भी पैसे मैं वहां पर डालती हूँ उसका करीबन डबल रिटर्न मुझे मिल जाता है। तो उसके बाद जितने भी पैसे मुझे मिलते हैं उनसे मैं सारा अपना खर्चा निकालती हूँ और जितने पैसे मैंने पहले वहां पर डाले थे उन्हें निकाल कर वापिस वहीं पर डाल देती हूँ। और ये बात आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि हर बार हर 3-4 महीनों बाद मुझे काफी सारा पैसा मिल जाता है और जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मैं दोबारा से वहां पर इन्वेस्ट कर देती हूँ। ये बात सुनकर उसकी सारी ही दोस्त काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि ऐसी कौन सी कंपनी तुम्हारे हाथ लग गई है। और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हमारा जितना भी थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह होता है उन्हें हमारे पति पूरा कर ही देते हैं और हमारे पास इतना पैसा है भी नहीं कि हम लोग इस तरह की किसी कंपनी में पैसा लगा पाएं। तो यूं ही बातें करते करते वो लोग भूल जाते हैं और यूं ही टाइम बीतता रहता है। और दूसरी तरफ मुरैनो पूरे तरीके से इंजॉय कर रही थी और यूं ही टाइम बीतते बीतते समय आ चुका था 1979 का, जब मुरैनो की एक दोस्त उसके पास आती है और उसने ये बात कही कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वैसे उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, क्योंकि कुछ एक दिनों पहले ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। वो काफी बड़े एक बिजनेसमैन थे और उनकी तरफ से जब उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए, जितने भी उसके कारखाने वगैरह चला करते थे, तो उसे करीबन 2 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन अब उसके पास पैसे तो आ चुके थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इन पैसों का क्या करे। उसे काफी सारे पैसे खुद के लिए चाहिए होंगे। आज के टाइम में उसके पास हद से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उसे किसी भी तरीके का कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना आता। और यही कारण है कि जब उसके पति की मौत हो चुकी थी तो उसने उसका जितना भी कारोबार वगैरह था वो सारा का सारा बेच दिया और उसने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी काटनी है, लेकिन अगर इन पैसों को आज के टाइम में वो सही जगह नहीं लगाती है तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे और उसका बुढ़ापा काफी ज्यादा गंदा जाने वाला है। तो वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। जिसके तौर पर वो महिला जिसका नाम जुमेला था वो अपनी दोस्त के पास आ पहुंचती है और एक टाइम में इसकी इस दोस्त मुरैनो ने उसे ये स्कीम बताई थी कि उसके पास काफी सारी ऐसी कंपनियां मौजूद है जिनके अंदर की वो पैसा डालती है, 3-4 महीनों तक वो उसमें पैसा रखती है और उसके बाद उसे डबल इंटरेस्ट इसका मिल जाता है। जितने पैसे इसने लगाए थे सारे के सारे पैसे डबल हो जाते हैं और उसके बाद इसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। तो जुमेला मुरैनो के पास आ पहुंचती है। वैसे तो ये दिन में काफी बार मिलते रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये कुछ अपनी मदद करवाने के लिए मुरैनो के पास आई थी। और मुरैनो को जब ये बात पता चलती है कि उसकी दोस्त को उसकी मदद की जरूरत है और वो भी वो मदद जिसके अंदर की वो काफी एक्सपर्ट है, तो वो इस बात के लिए मान जाती है। उसने कहा कि तुम अपने सारे के सारे जितने भी तुम्हारे पैसे वगैरह हैं वो इकट्ठा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, सारे पैसे लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 3 महीने में ही तुम्हारे पैसे
पैसे डबल हो जाएं, 4 महीने लग जाएं। वैसे आज तक अगर देखा जाए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 6 महीनों का ही लगा है। उसके बाद मेरे पैसे डबल हो गए। मैंने आधे पैसे मेरे निकाल लिए थे, जितना कि मुझे इंटरेस्ट मिला था, और जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे पैसे तो मैं दोबारा लगा ही देती हूँ। और यही कारण है कि आज के टाइम में वो अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए है। तो यही सारी बातें उसकी सुनकर उसकी वो सहेली उसे अपने घर पर बुला लेती है। मुरैनो ने सारी की सारी टर्म और कंडीशन बता दी कि कुछ इस तरह से तुम्हें वेट करना होगा, इतने दिनों में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और जितना जो कुछ उसे बताना था वो सारी ही चीजें उसे बता दी थी। और उसके बाद उसके जितने भी पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहती थी उसके वो पैसे लेकर वो वापस आ जाती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, और दूसरी तरफ जुलेमा इसी चीज की वेट कर रही थी कि करीबन 4 महीने इस चीज में लगने वाले हैं पैसा डबल होने में। तो अब 1 दिन बीत चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बीत चुके हैं, और इसी तरह टाइम बीतते बीतते करीबन 3 दिन ही बीते होंगे कि उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने घर पर घर का नॉर्मली काम कर रही थी। चाय वगैरह पी लेने के बाद अपने सिंक में जाकर वो बर्तन रखने के लिए पहुंची ही थी कि वहां पर खड़े खड़े उसे ये बात महसूस होने लगी कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन जब उसे ये दर्द हद से ज्यादा होने लगा तो उसे समझ आ चुका था कि हार्ट अटैक का हम लोग कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, वो कभी भी किसी को भी आ सकता है, तो चेक करवाने में क्या जाता है, और जल्द से जल्द मुझे अपने घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहीं पर अगर उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। यही बातें सोचते सोचते वो अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो स्टेयर्स तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, और सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते वो ग्राउंड फ्लोर पर आ पहुंचती है। उसके बाद वो अपने आप को संभालते संभालते घर से बाहर जाने लगती है, रेंगते रेंगते, और वहां पर जाने के बाद वहां जो आसपास में उस टाइम सड़क पर लोग घूम रहे थे उनसे वो मदद मांगने लगती है। उनके पड़ोस में ही जो लोग बाहर घूम रहे थे उन्हें तो पता ही था कि जुलेमा अब नीचे गिरी हुई है, तो इसे कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके चलते वो लोग जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक जुलेमा हॉस्पिटल पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, और डॉक्टर्स ने जब उसका नॉर्मली चेकअप किया तो उन्होंने यही कहा कि इसे हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हो गई। इसकी बेटी डायना मारिया भी तब तक वहां पर आ चुकी थी, और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तो मौत हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा निराश मन से वापस अपने घर पर आ जाती है। उसका 1-2 दिनों बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और उसके बाद जब उसकी बेटी अपने घर पर मौजूद थी तो उसे ये बात याद आती है कि उसकी माँ ने कुछ एक दिनों पहले ही एक पॉलिसी खरीदी थी, और वो पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि उसकी आंटी जो है, जो उसकी माँ के साथ हमेशा ही रहती है, उन्होंने ये बात बताई थी कि वो इनके पैसे करीबन 3 से 4 महीनों में डबल करने वाली हैं, जिसके लिए उसकी उस आंटी ने पूरा का पूरा एफिडेविट वगैरह बना कर दिया था कि मैं इस महिला से इतने पैसे ले रही हूँ, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे इतना ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करने वाली हूँ, लगभग टाइम इतने से इतना होने वाला है। और जितनी भी बातें उन्हें उस एफिडेविट में लिखनी थी वो सारी ही बातें उन्होंने लिख ली थी, और जुलेमा ने अपनी बेटी को इन सारी ही चीजों के बारे में बता भी दिया था। लेकिन जब मारिया वापस अपने घर पर पहुंचती है, वहां पर आकर उस एफिडेविट को ढूंढने लगती है कि उसकी माँ ने ये पॉलिसी ली थी लेकिन आगे संभालनी भी है, तो वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे उस जगह पर नहीं मिलती जहां पर कि आखिरी टाइम में उसकी माँ ने रखी थी। तो उसने यही बात सोची कि हो सकता है उन्होंने घर के किसी और हिस्से में उसे रख दिया हो, जिसके चलते वो पूरे ही घर को छान मारती है, लेकिन उसे वो पॉलिसी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब वो परेशान होने लगती है कि उसके पिता का जितना भी कारोबार वगैरह था उन सारे ही कारोबारों को बेचकर, जितने भी बिजनेस थे उन सारे ही बिजनेस को बेचकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जिसे कि वो लोग अपनी आंटी को दे चुके थे। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो एफिडेविट ही गायब हो गया, जो कि इस बात का प्रमाण था कि इसकी आंटी ने इसकी माँ से पैसे लिए हैं। तो वो इस बात से हद से ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो यही बात सोचती है कि हो सकता है पीछे से यहाँ पर कोई चोर वगैरह
आया हो तो वो उसे भी अपने साथ लेकर चला गया हो। तो इसी तरह के काफी सारे कंफ्यूजन लेकर कि अगर वो इस प्रमाण पत्र को लेकर गया है तो पैसे वगैरह क्यों नहीं लेकर गया, काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने घर पर बैठी हुई थी। तो वो उनके घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के पास जा पहुंचती है और उससे उस बारे में पूछने लगती है कि आखिरी टाइम में जो उनके घर पर हुआ था उस दिन क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताना शुरू किया कि जब आपकी माँ को हार्ट अटैक आया था उससे कुछ एक देर पहले ही मुरेनो यहाँ पर आई थी। वो आपकी माँ के साथ काफी सारा टाइम उन्होंने बिताया था, उसके बाद वो यहाँ से चली गई और उसके बाद आपकी माँ को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद जब वो बाहर की तरफ आ रही थी तो सबसे पहले मैंने ही आपकी माता जी को देखा था और एम्बुलेंस का प्रबंध करके उन्हें हॉस्पिटल भेजा था। मेरी तो यहीं पर ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन आपकी माँ को जब हॉस्पिटल भेज दिया गया था तो पीछे से आपकी वो आंटी यहाँ पर आई थी और उसने ये बात कही थी कि उसे काफी ज्यादा जल्दी है और उसने मुझसे इमरजेंसी की लेकर वो आपके घर के अंदर गई थी। वो अंदर गई थी, एक स्टैंप उसके पास उस टाइम मौजूद थी, काफी सारे कागज उसने ले रखे थे और एक छोटी सी बोतल भी उसके पास थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार वो अंदर क्या करने गई थी, लेकिन वो आखिरी टाइम में जब इस घर से निकल रही थी उसने मुझे चाबियां घर की थमाई थी तो वो ये बात बड़बड़ा रही थी कि ये उसकी तीसरी सहेली है जिसने कि इस साल में अपनी जान गंवाई है। और इसी तरह से बड़बड़ाती हुई वो यहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद जुलेमा की बेटी को इस बात पर शक होने लगता है कि आखिरी टाइम में वही महिला उसकी माँ के पास आई थी और उसके बाद जब उसकी माँ बीमार हो चुकी थी तो आखिरकार वो पीछे से इनके घर पर क्यों आई और जो वो कागज लेकर गई थी, बोतल लेकर गई थी, स्टैंप उसके हाथ में थी, आखिरकार वो सब क्या था। और ये सारी ही चीजें देखकर उसे शक होने लगता है कि इसकी माँ ने कुछ एक दिनों पहले ही इस महिला से एक पॉलिसी खरीदी थी और आज के टाइम में उसकी माँ ने अपनी जान गंवा दी है। आखिरी टाइम में भी यही महिला इसके पास थी और यही सारी बातें सोचते सोचते कि आखिरकार उसके पास वो बोतल किस चीज की थी, वो पुलिस के पास जा पहुंचती है। वहां पर जाकर पुलिस वालों को उसने पूरी की पूरी अपनी कहानी बताई और पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें ये बात लगने लगी कि हो सकता है इसकी माँ का कत्ल हुआ हो। तो वो लोग वापस वहीं कब्रिस्तान में जा पहुंचते हैं और जहां पर उसकी माँ को दफनाया था उसकी बॉडी को वापस बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। करीबन एक हफ्ते बाद ही इसकी पोस्टमार्टम पूरी की पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इस महिला को जहर दिया गया था और यही कारण है कि इसे हार्ट अटैक आया और इसकी मौत हो गई। ये बात पता चलते ही पुलिस वाले मुरैनो के घर पर जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन मुरैनो ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे क्या पता, हाँ वो मेरी दोस्त थी, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, काफी अच्छी मेरी दोस्त थी, अक्सर मैं उसके घर पर जाया करती थी, वो मेरे घर पर आया करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस चौकीदार ने इन्हें ये बात बता दी है कि ये 2 बार यहाँ पर आई थी। और उसके बाद वो लोग जब पूछताछ करने लगते हैं तो उसने यही बात कही कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे नॉर्मली मिलने के लिए गई थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां पर उसे हार्ट अटैक आ चुका है और वो हॉस्पिटल के लिए जा चुकी है। पुलिस वाले इस केस के ऊपर और अच्छे से छानबीन करने लगते हैं कि आखिरी टाइम में आपने उस चौकीदार से ये बात कही थी कि ये आपकी तीसरी दोस्त है जिसने की अपनी जान गंवा दी है, तो आखिरकार बाकी 2 दोस्त कौन हैं। तो पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग इस केस के ऊपर और ज्यादा अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस घटना से कुछ एक महीने पहले ही 11 फरवरी को इसकी एक और दोस्त मर गई थी। उसने भी शायद इससे यही पॉलिसी वगैरह खरीदी होगी क्योंकि वो भी इसी तरह से हार्ट अटैक का शिकार होकर मरी थी। तो वो लोग उसकी कब्र के पास जा पहुंचते हैं, उसे भी कब्र से बाहर निकाल लेते हैं और उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी भी यही रिपोर्ट सामने आती है कि आखिरी टाइम में इसे जहर दिया गया था। इसी तरह एक और महिला के बारे में पता चलता है, वो लोग उसकी भी डेड बॉडी निकाल लाते हैं, उसका भी पोस्टमार्टम जब करवाते हैं तो यही बात सामने आती है कि इसे भी आखिरी टाइम में जहर दिया गया था। और ये सारी ही बातें जब उन्हें पता चलती है तो वो लोग मुरैनो से और ज्यादा अच्छे से छानबीन करने लगते हैं कि आप आराम से बता दीजिए, नहीं तो हम लोगों को और ज्यादा सख्ताई बरतनी होगी। लेकिन मुरैनो इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसने कहा कि हाँ जनाब, उस
आखिरी वाली महिला ने मुझसे पॉलिसी खरीदी थी, जैसा कि उसकी बेटी बता रही है। मैं इस बात से मना नहीं करती, मैं उसके पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरे जितने भी पैसे उसके हैं वो सारे के सारे उसे लौटा दूंगी, आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन पुलिस वालों के हाथ सारे के सारे सबूत लग चुके थे और सारे ही सबूत मोरेना के खिलाफ थे। तो वो लोग उसे पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहां पर जज ने जब उसके सारे के सारे सबूतों को देखा, उसके हालातों को देखा, तो यही बात कही कि इन तीनों ही महिलाओं की ये महिला कातिल है। लेकिन वो उस टाइम भी मना कर रही थी कि जनाब वो सारी ही मेरी दोस्त थी, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उन्होंने खुद ही जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज खाई होगी जिससे कि उनकी मौत हो गई। तो जज ने ये बात कही कि उन दो महिलाओं की जो मौत हुई थी, इस बारी की तो पता चल गई कि आखिरी दोनों बार ये ही वहां पर गई हुई थी। वहां से एक प्रशस्ति पत्र भी गायब है जिसमें कि 2 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया था। तो इनकी जो पहले 2 महिलाएं मौत हो चुकी है जिनकी, उनके केस को भी पूरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो पुलिस वालों को कुछ एक दिन जरूर लगते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी इस बारे में खोजबीन कर ली और उन्होंने पता लगाया कि आखिरी टाइम में जब उन दोनों ही महिलाओं की मौत हुई थी तो मोरेनो उनके घर पर गई हुई थी। मोरेनो ने उन दोनों के साथ ही डिनर किया था। एक के घर पर तो वो रात को डिनर करने के लिए गई थी, वहां पर वो लोग काफी अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं, ये वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अगली सुबह अगर देखा जाए तो उस महिला की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ यही बात सोची कि इसे हार्ट अटैक आया होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं सोची कि हो सकता है इसे मार दिया गया होगा पैसों के चलते। और दूसरे केस के बारे में अगर देखा जाए तो ये वहां पर अपनी उस दोस्त के पास लंच करने के लिए गई थी। लंच करके ये वापस आती है शाम को, जब ये आपस में घूमने के लिए जाया करती थी और ये वहां पर जाती है तो इसने जाकर देखा कि इसकी उस दोस्त की भी मौत हो चुकी है और जो सबसे पहला बंदा था ये बात बताने वाला यही महिला थी। तो इस पूरे ही केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद मोरेनो को 16 साल की सजा सुनाई जाती है और 1979 में उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आखिरी बार जब वो जेल में पहुंचती है उस टाइम तक वो यही बात बोल रही थी कि वो इन केसेस के पीछे नहीं है, उसने अपने किसी भी दोस्त को नहीं मारा है। करीबन 10 सालों तक वो जेल में रहती है और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब जेल के कर्मचारी उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि मोरेनो नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है। वो लोग उसे तुरंत उठाते हैं, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इसकी एक किडनी फेल हो चुकी है जिसके कारण कि ये बेहोश होकर गिर गई थी। बाद में उसकी सर्जरी वगैरह करवाई जाती है और उसकी वो किडनी चेंज करवा दी जाती है और अब तक ये केस ठंडा पड़ चुका था। लेकिन यहाँ पर दोबारा से जब वो हॉस्पिटल में आती है तो इसका केस दोबारा से सामने आने लगता है और ये दोबारा से कोर्ट में जाकर इस चीज की अपील करने लगती है कि जनाब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया है। तो जज दोबारा से इस केस के ऊपर काम करने लगता है और अब की बार जज ने ये फैसला सुनाया कि ये महिला पहले ही 10 साल की सजा काट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ इस तरह का काम किया होगा। ये पिछले काफी सालों से अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए जेल में रहने की तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम लोग ये बात कह सकें कि ये कातिल है या फिर सीरियल किलर है या फिर ये पैसों के लिए कुछ ऐसा करती होगी जिसके चलते उसे यूं ही बरी कर दिया जाता है और उसके आगे की सजा माफ कर दी जाती है। 1992 तक उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद वो काफी सारे टीवी इंटरव्यू में आकर अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने लगती है कि किस तरह से बेवजह 10 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। वहां पर आकर वो काफी लंबे लंबे डिस्कशन किया करती थी, लेकिन अभी भी जो लोग उसकी कहानी को सुन रहे थे उन लोगों का यही कहना था कि अगर इस तरह से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, तीनों को ही जहर दिया गया था, तीनों की तीनों इसकी दोस्त थी, तो इसके पीछे यही है क्योंकि ये जरूर पॉलिसी खाने का काम करती होगी। क्योंकि जब पुलिस वालों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन जब इस केस की थी तो ये बात पता चली थी कि मोरेनो जबरदस्ती का दिखावा करती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का दिखावा करती है कि उसके पास कितने सारे पैसे हैं, वो खुलकर खर्चा करती है और ये सारे ही पैसे वो अपने पति से लिया करती थी। उसके पास कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं थी जो कि पैसे डबल करती हो और यही कारण था कि काफी सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि सबसे पहले ये अपने दोस्त बनाया करती थी, अमीर अमीर दोस्तों को ये अपने साथ रखा करती थी, उसके बाद उन्हें ये पॉलिसी वगैरह दिया करती थी और आखिर में ये उन्हें मार डालती थी। और ये 3 लोग तो वो हैं जो कि इसके दोस्त थे, वो तो ये भी सकता है कि ये बाहर भी काफी सारे लोगों को अपनी पॉलिसी बेचे हुए होगी और बाद में ये उन्हें बड़े ही रहस्यमय तरीके से मार डालती होगी। बाद में वो लोग यही सोचते होंगे कि इस महिला की मौत हार्ट अटैक
मिस्टेक के कारण हुई है और वो लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते होंगे और काफी सारी महिलाओं के हो सकता है इसने पैसे खाए होंगे। यही सारी बातें वो लोग बोल रहे थे और काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे कि ये सारी चीजें साबित नहीं हुई है। ये महिला करीबन 10 से 12 साल जेल में बिता कर आई है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल इसके बाहर निकलने को रह गए थे, लेकिन उस टाइम तक ये यही बात बोल रही थी कि इसने कोई भी कत्ल नहीं किए हैं। मोरेनो अब जेल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी बाहर लोग आपस में इसी बात पर बहस कर रहे थे, जो कि इस तरह के केसेस में इंटरेस्ट रखते थे कि मोरेनो कसूरवार थी या फिर बेगुनाह थी। वैसे 2014 आते आते मोरेनो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो आखिरी मरते दम तक यही बात कहती रही कि वो अपनी उन दोस्तों के कत्ल के पीछे नहीं थी। वैसे दोस्तों, ये पूरा का पूरा केस था। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जहर देकर उसके दोस्तों को मारा गया था, सारी ही दोस्तों को एक ही तरीके से मारा गया था, और जो आखिरी वाली थी उसका तो वो प्रमाण पत्र ही गायब हो गया कि इसने उसे इतने सारे पैसे दिए हैं, वो कैसे गायब हो गया था। और जो ये आखिरी टाइम तक मरते दम तक ये बात बोल रही थी कि उसने अपने दोस्तों को नहीं मारा, ये कहां तक सच होगा। आज भी काफी सारे देश ऐसे मौजूद हैं जहां पर कि जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग महिलाओं के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल रखते हैं। वो सारी की सारी चीजें जो भी उनके मन में आती है वो महिलाओं से करवाती है। महिलाओं के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और जब महिलाओं का वो लोग शोषण करते हैं और महिलाएं काफी दिनों तक उसे सहन करती हैं, जब उनके सहन करने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो आखिर में वो कोर्ट में जा पहुंचती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि महिलाओं को न्याय मिले, जबकि काफी सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर कि महिलाओं के ऊपर टॉर्चर वगैरह किया जा रहा था, उन्हें कंट्रोल करने की काफी सारी कोशिशें की जा रही थी, और जब वो महिला अगले काफी दिनों तक इन लोगों की प्रताड़नाओं को सहन करती रहती है, जब उनके लिमिट खत्म हो जाती है कि अब वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकती, तो वो कोर्ट में जाती है। वहां पर जाकर अपनी सारी की सारी बातें बताती है। लेकिन ऐसे हालातों में हो ऐसा भी सकता है कि कोर्ट जो दोषी है उसे ना पकड़े, जबकि जो विक्टिम यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आया है पुलिस वाले उसे ही पकड़कर जेल में डाल दें, और अदालत में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये सारी ही घटना घटती है इराक के दीवानिया में, जहां पर कि सन 2000 में तीबा अली का जन्म होता है। जन्म के बाद जैसे ही वो छोटी थी, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, तो उसने अपने आसपास के माहौल को देखा, जहां पर कि उसके पिता हुए या फिर उनके और परिवार के मेंबर्स हुए, वो महिलाओं को काफी ज्यादा कंट्रोल किया करते थे। लेकिन तीबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब वो छोटी थी और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके घर वाले उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे थे, तो ये सारी चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे घूमना फिरना पसंद था, बाहर जाकर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था, और काफी सारे दोस्त वो अपनी जिंदगी में बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके माता पिता जब वो बड़ी हो रही थी तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि बेटा, तुम्हें घर से बाहर नहीं रहना है, जो पराए मर्द हैं उनके साथ बातें नहीं करनी है, किसी के साथ तुम्हें कहीं पर जाना नहीं है जिन्हें कि तुम जानती ना हो, अकेले तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और इसी तरीके की काफी सारी बातें तीबा के माता पिता उसे बताया करते थे। तीबा को वैसे तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसके माता पिता ये बातें उसे बोल रहे थे, और तीबा को जब पता चलता है कि इसी से उसके माता पिता खुश होने वाले हैं, तो अपने परिवार वालों के लिए वो बिल्कुल इन सारी ही चीज़ों को छोड़ देती है कि वो कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जाएगी। और जो कुछ भी उसके माता पिता बोल रहे हैं, चलो ये खुश होने चाहिए, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, तो वो बिल्कुल दबती चली जाती है। बाहर जाना उसने बंद कर दिया, पूरा दिन घर पर वो रहा करती थी, किसी भी पराये व्यक्ति के साथ वो बातें नहीं किया करती थी। और इसी तरीके की जितनी भी बातें उसके घर वाले उसे बताया करते थे, जो भी उसे कहा करते थे, तीबा बिल्कुल वैसा ही करती है। टाइम यूं ही बीतता रहता है, तीबा बड़ी होती जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा करीबन 14 से 15 साल की हो चुकी थी, और उस टाइम उसके माता पिता को किसी फैमिली फंक्शन में जाना था। तो तीबा के भाई को और तीबा को वो लोग घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। रात का टाइम हो चुका था, तीबा और उसका भाई खाना पीना वगैरह खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे, और तीबा भी कुछ एक देर बाद ही सो जाती है। लेकिन जब आधी रात का टाइम हो चुका था तो अचानक से तीबा की नींद खुल जाती है। उसके जैसे ही नींद खुलती है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। तो वो उठकर वहां आसपास में देखने लगती है, और उसने देखा कि उसका जो कमरे का दरवाजा है वो इस टाइम खुला हुआ है, और उसके साइड में ही उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ है। तो वो
उससे पूछने लगती है कि हाँ उसे क्या तकलीफ है और वो इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और उसके बाद जो उसका सगा बड़ा भाई था वो उसके साथ वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है। वो अपने बचाव में अपने भाई के साथ काफी देर तक संघर्ष करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगली सुबह जैसे ही तीबा के माता पिता वापस घर पर आते हैं तो उसने अपने माता पिता को सारी की सारी बातें बताई। रोते हुए वो अपनी माँ के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आप लोगों को शायद इस बात पर विश्वास ना हो और सुनकर गुस्सा भी आए कि तीबा के पिता को असल में गुस्सा किसके ऊपर आया था। तीबा के पिता ने अपने बेटे को नहीं समझाया जबकि वो तीबा के ऊपर ही बरसने लगते हैं और उन्होंने ये बात कही कि जो भी यहाँ पर रात को घटना घटी है उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। तीबा अब पूरे तरीके से हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार ये सब उसके माता पिता क्या बोल रहे हैं। वो तो अपने कमरे में रात को बड़े ही आराम से सो रही थी, उसके भाई ने आकर ये सब किया है। लेकिन दूसरी तरफ तीबा के पिता तीबा की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो तीबा को यही बात कहते हैं कि इसमें सारी की सारी तुम्हारी ही गलती है और हमारे आस पड़ोस में तुम्हें ये सब नहीं बताना है। जाकर किसी को भी ये मत बता देना वरना हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वो लोग इस बात को यूं ही दबा देते हैं और उसके बाद तीबा को ये महसूस होने लगता है कि वो तो अपने घर पर भी सेफ नहीं है। उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए अपनी सारी की सारी खुशियों को न्यौछावर कर दिया है। कहीं पर भी वो बाहर घूमने के लिए नहीं जाती है। जैसा कि ये लोग मुझे कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस घर में मैं सेफ नहीं हूँ। यही सारी बातें तीबा इस टाइम सोच रही थी और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि वो आगे का टाइम अपने घर पर नहीं बिताने वाली, क्योंकि हो सकता है आगे भी उसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होते रहें। तो उसके दिमाग में अब ये प्लान बनने लगे कि वो यहाँ से किस तरीके से भाग सकती है। काफी दिनों तक वो यूं ही प्लान बनाती रहती है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा के एक रिश्तेदार के यहाँ पर जो कि टर्की में रहा करते थे वहां पर एक फैमिली फंक्शन था और तीबा का पूरा ही परिवार वहां पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो लोग फंक्शन को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। 2-3 दिन जब तक उन्हें वहां पर रुकना था वो लोग रुकते हैं और उसके बाद वो लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन वापस घर पर आने के टाइम तीबा ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो घर नहीं जाने वाली है। उसके पिता को हद से ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो पूरे तरीके से अपनी बेटी को कंट्रोल किए हुए थे। जो कुछ भी वो उससे चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही किया करती थी। लेकिन यहाँ पर बाहर के देश में आने के बाद आज उनकी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है तो उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं। धमका कर वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तीबा इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसने कहा कि वो अपने परिवार वालों के साथ अब जाना ही नहीं चाहती क्योंकि वो उनके साथ बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती है और वो यहीं पर रहकर अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। तीबा के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन ये इस टाइम अपने घर पर नहीं थे जबकि दूसरे देश में आए हुए थे, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कर सकते थे वहां के कानून के अनुसार। जिसके बाद उसके माता पिता वापस अपने घर पर आ जाते हैं और उसके बाद तीबा ने अपने वहीं जो उनके रिश्तेदार थे उनकी मदद से वहीं पर एक जॉब ढूंढ ली। जॉब ले लेती है, वो किराए पर रहने लगती है एक कमरा लेकर और अगले काफी दिनों तक वो बड़े ही खुलकर बिताती है। उसने असल जिंदगी का मजा अब लेना शुरू कर दिया था और इसी टाइम उसकी मुलाकात जब वो अपनी जॉब भी कर रही थी, कहीं पर रूम लेकर भी रह रही थी, काफी अच्छी उसकी जिंदगी चल रही थी, तो उसकी मुलाकात मोहम्मद अल समी से होती है। ये दोनों पहले तो दोस्त बन जाते हैं, बाद में एक दूसरे के साथ जब काफी सारा इन्होंने टाइम बिताया तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इन दोनों के बीच अब प्यार बढ़ने लगा था और एक टाइम ऐसा भी आया जब तीबा और समी एक साथ एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों लिव इन में रहने लगे थे, काफी अच्छा इन दोनों का टाइम बीत रहा था। समी अपनी जॉब पर जाया करता था, तीबा अपनी जॉब किया करती थी। पैसे की अब इनके पास कमी नहीं थी तो अपनी जिंदगी का जितना भी अच्छा टाइम ये लोग बिताना चाहते थे उस टाइम को वो लोग इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद 2017-18 के आसपास इन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना लिया और वहां पर ये लोग अपने व्लॉग की वीडियो बनाकर डालने लगते हैं। काफी अच्छे से अब इनका टाइम बीत रहा था, चैनल भी काफी अच्छे से इनका ग्रो हो रहा था, हजारों इनके सब्सक्राइबर हो चुके थे, दोनों अपनी जॉब पर जाया करते थे और टोटली अगर देखा जाए तो मानो इनकी पूरी ही लाइफ अब सेट हो चुकी थी।
जिसके बाद टाइम यूं ही बीतता रहता है। काफी अच्छा वो लोग टाइम बिता रहे थे और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब तिबा को इराक जाने की जरूरत पड़ गई थी। वहां पर उसे जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। वैसे तिबा को पता भी था कि उसके पिता, उसके भाई उससे काफी ज्यादा गुस्सा है और दूसरी तरफ गुस्सा इस बात को भी लेकर थे कि वो एक अजनबी लड़के के साथ एक दूसरे देश में रहती है। और यही कारण है कि जब वो लोग व्लॉगिंग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करते थे तो तिबा के रिश्तेदारों तक उनकी वो व्लॉगिंग की वीडियो पहुंच जाती है। उसके सारे के सारे रिश्तेदार तिबा के पिता को जाकर बोला करते थे कि तुम्हारी बेटी इस तरीके से किसी पराये मुल्क में किसी पराये व्यक्ति के साथ इस तरीके से लिव इन में रहती है। और यही सारी बातें बोलकर वो लोग तिबा के पिता की बेइज्जती किया करते थे। इन सारी ही चीजों से परेशान होकर तिबा के पिता ने तिबा के पास कॉल किया और ये सारी ही बातें बतानी शुरू की कि तुम इस तरीके से हमारे साथ तो नहीं रहती हो, तो कम से कम वहां पर रहकर हमारी बेइज्जती तो मत करवाओ। और उसके बाद तिबा ने अपने पिता से ही पूछना शुरू किया कि मैं एक दूसरे देश में रहती हूँ, यहाँ पर किसी और व्यक्ति के साथ रहती हूँ, तो आप लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। लेकिन जो हमारे घर पर हुआ था उस रात आप लोग फैमिली फंक्शन में गए हुए थे और वहां पर उसके भाई ने जो उसके साथ किया था, क्या उसमें उनकी बेइज्जती नहीं हो रही थी? वहां पर तो वो लोग इन सारी ही बातों को दबा रहे थे, उन्होंने उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। और आज जब वो अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से बिता रही है तो तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है। इसी तरीके की काफी सारी बातें तिबा अपने पिता को कहती है। तिबा के पिता इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन दूसरे देश में आकर यहाँ पर वो अपनी बेटी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। और आज वो टाइम था जब तिबा को वापस इराक जाना था किसी काम के चलते, और उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि अगर वो इराक जाती है और अगर उसके पिता को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी बेटी वापस उनके देश में आ चुकी है तो वो उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उन्हें बताने वाली ही नहीं है। यही सारी बातें सोचकर वो वापस अपने देश चली जाती है, लेकिन वो अपने परिवार से काफी दिनों से दूर रह चुकी थी, जिसके चलते उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी, अपनी माँ की उसे याद आ रही थी। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पिता को तो नहीं बताएगी, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता ही देगी। उसकी माँ उससे मिलने के लिए आ जाएगी, जहाँ पर भी वो रुकने वाली है, अपना अता पता सारा कुछ तिबा ने अपनी माँ को बता दिया था, ताकि ये लोग आपस में मिल पाए, एक दूसरे की खुशियों को बांट पाए और तिबा अपनी माँ को बता पाए कि इस टाइम वो कितनी ज्यादा खुश है। यही सारी बातें सोचकर तिबा ने अपनी माँ को तो बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर तिबा की माँ को देखा जाए तो शायद वो अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उन्होंने अपने पति को ये सारी ही बातें बता दी कि तिबा कुछ इस तरीके से वापस इराक आ रही है। उसने सारा का सारा उसका एड्रेस वगैरह दे दिया, ये भी बता दिया कि वो कहाँ पर रुकने वाली है। और जैसे ही तिबा वापस अपने देश में आती है, जहाँ पर जिस होटल में वो रुकी हुई थी, उसके पिता अपने रिश्तेदारों के साथ, जो कि उसके यार दोस्त थे, उनके साथ उसी होटल में जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर तिबा को अपने साथ पकड़कर वापस अपने घर पर लाते हैं और उसे कुछ एक देर तक टॉर्चर कर लेने के बाद उसका गला घोटकर वहीं पर उसे मार डालते हैं। और उसके बाद उसके पिता को इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं था कि पुलिस वाले इसे पकड़ लेंगे, हो सकता है इन्हें काफी दिनों तक जेल में जाना पड़े, जबकि वो खुद ही पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर खुद ही सरेंडर कर देते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने अपनी बेटी को मार डाला है। यही सारी बातें बोलकर वो जाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद तिबा ने तो अपनी जान गंवा ही दी थी। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप लोग शायद इस बात का विश्वास ना करें कि उसके पिता के ऊपर केस तो चलता है, लेकिन केस चल लेने के बाद जब उन्हें सजा सुनाई जाती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। 6 महीने के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इराक में अगर देखा जाए तो वहां पर ऑनर किलिंग का डिफेंस है कि अगर कोई बच्चा उनका जो माता पिता का है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उनकी समाज में बेइज्जती हो जाती है, तो ऐसे में अगर माता पिता अपने बच्चे को मार डालते हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, तो उन्हें नॉर्मल कत्ल के बराबर सजा नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि 6 महीने बाद ही तिबा के पिता को जेल से रिहा कर दिया जाता है।